सबसे पहले है हमारा कि हमें ये समझना है ये टॉपिक का मतलब ह्यूमन कैपिटल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसे। इसमें हमारा क्या है, हमने दो वर्ड को डिस्कस किया था। एक वर्ड था हमारा संसाधन और एक वर्ड था हमारा पूंजी। संसाधन रिसोर्स और दूसरा था हमारा पूंजी, है ना। दोनों वर्ड का मतलब रिसोर्स और कैपिटल। तो कोई चीज जैसे गोल्ड है, जैसे जैसे आप समझ लो कि जैसे मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, एक यूट्यूब पे भी न्यूज भी मैंने डाला था। एक कंट्री है अफ्रीका में, बोत्सवाना, है ना, नाम सुना होगा आपने अगर वीडियो देखा होगा तो जो बोत्सवाना कंट्री है उसमें पूरी दुनिया में जो डायमंड है उसका 20% वहां पर पाया जाता है। पूरी दुनिया में जो डायमंड है उसका 20%। लेकिन वही बोत्सवाना देश बहुत गरीब देश माना जाता है ना। तो इतना डायमंड होने के बावजूद भी क्या है, वो गरीब है। तो क्या है कि आपके पास जो कुछ ऐसी चीजें हैं दुनिया में, हमारे आसपास कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है, जैसे मिट्टी हमारे लिए यूजफुल है। मतलब हमारे आसपास आप प्रकृति में अगर देखो तो जो भी यूजफुल चीजें हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं या है, वो हमारा क्या है, संसाधन है, रिसोर्स, है ना। कुछ भी डाल देते हैं, वो हमारा संसाधन है, वो हमारा रिसोर्स है। लेकिन अगर हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं तो किसी काम का नहीं है। अगर हमने उसे यूज कर लिया तो वही संसाधन पूंजी में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी आपके पास, कुछ भी है, कोयला आपका संसाधन है, लेकिन जब कोयला को आप यूज कर लेते हो तो वो क्या हो जाती है, पूंजी के रूप में हो जाता है ना। उसे अपनी यूजफुल बना दिया, योग्य करने लायक आपने उसे बना लिया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पूंजी हो जाती है हमारी। उसी तरह ह्यूमन, मानव, मानव क्या है, एक संसाधन, एक रिसोर्स है। लेकिन जब उस रिसोर्स को आप एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो वही संसाधन हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या देके, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज देके हमने उसे, रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया। वही ये इस चैप्टर में यहां पर यही सारी चीजें समझाई गई है, ठीक है। तो भारत में क्या है, मानव पूंजी का निर्माण, मानव संसाधन से मानव पूंजी का निर्माण कैसे करना है, यही इस बुक का हमारा मेन थीम है। स्टार्ट में तो कोई खास चीज इसमें है नहीं समझाने के लायक, वही सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन किया गया है, इन्होंने किया है कि आप क्या क्या चीज किसी को दो कि वो कन्वर्ट हो जाए। स्टार्टिंग में तो छोटी छोटी मोटी चीजें हैं जिसे आप समझ सकते हो खुद ब खुद, लेकिन हम आगे चलेंगे इससे। जैसे यहाँ पर है मानव पूंजी क्या है, तो मानव पूंजी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। उसे कोई ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, आप सिंपल इसे पढ़ के समझ सकते हो। हमें उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है जो आपको समझने में दिक्कत आएगी, है ना। यहाँ पर मानव पूंजी क्या है, सिंपल है। जिस प्रकार एक देश अपने पूंजी, अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता और डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकता है। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप संसाधन और पूंजी में अंतर को समझो। संसाधन है, हम सोचते हैं हमारे पास पैसे बहुत सारे हैं, हमारे पास, है ना, हमने उन पैसों को क्या किया, मिट्टी के अंदर दबा के रखा हुआ है, तो वो क्या है, हमारे लिए संसाधन है ना। लेकिन अगर उसी पैसे को आप कहीं इंप्लीमेंट कर दो, कहीं पे लगा दो ताकि वो पैसे से पैसा जनरेट हो सके, तो वो क्या है, आपके लिए पूंजी है। तो संसाधन और पूंजी में यही फर्क होता है। तो यहां पर है कैसे हम, मानव पूंजी क्या है ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब देखो आगे, यहां से आगे जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब पूछ रहा है कि, कह रहा है, पूछ नहीं रहा है, कह रहा है मानव पूंजी के स्रोत क्या क्या है।
मतलब किस तरह से हम मानव संसाधन को मानव पूंजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हीं यहीं से हमें आगे चीजों को समझना है। देखो, सबसे पहली चीज कह रहा है शिक्षा। शिक्षा हमने अभी अभी डिस्कस किया ही है। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। बिना एजुकेशन के नहीं हो सकती एक चीजें कुछ भी। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि स्कूल भेजना इज एजुकेशन। स्कूल भेजने को एजुकेशन नहीं कह सकते हैं। एजुकेशन का मतलब हो जाता है कि किसी को सोचने, मतलब किसी के अंदर अगर हम तर्क करने की क्षमता डेवलप कर दें तो उसे कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा, है ना। इसके अतिरिक्त देखो क्या है, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में किया गया निवेश। तो आपने हेल्थ केयर में निवेश किया। इसके अलावा यहां पर कह रहा है कार्य के दौरान प्रशिक्षण, है ना। बहुत सारी कंपनी में क्या किया जाता है, बीच बीच में वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने उत्पादकता को सुधार सकें, प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकें, सुधार सकें। तो ये किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक वर्ड है प्रबंधन, ये गलत वर्ड है, प्रबंधन वर्ड यहां पर नहीं है। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आगे एक्सप्लेन किया गया है। प्रबंधन नहीं है यहां पर, ये वर्ड है, ये गलत लिख दिया गया है। यहां पर है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो इन चीजों को हमें समझना है। और एक है यहां पर इंफॉर्मेशन, सूचना। इसे हम कहते हैं प्रवासन। हिंदी में माइग्रेशन को हम कहते हैं प्रवासन। ये हो जाता है हमारा हमारा प्रवासन, नॉट प्रबंधन। प्रबंधन और प्रवासन में बहुत फर्क होता है। प्रबंधन का मतलब होता है किसी चीज का मैनेजमेंट, और प्रवासन का मतलब हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाना इन सर्च ऑफ जॉब, नौकरी करने के लिए या एजुकेशन के लिए, वगैरह वगैरह। तो कह रहा है मानव पूंजी के ये सारे के सारे क्या हैं, स्रोत हैं। इन्हीं से मानव पूंजी का क्या होता है, निर्माण होता है ना। अब इनको हम वन बाय वन आगे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यहां से हम से स्टार्ट करते हैं। आपके लिए शिक्षा पर जो आपका व्यय किया गया है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इसे समझने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। शिक्षा पे जो हम निवेश करते हैं, जो हमारा शिक्षा पे जो किया जाता है, वो संसाधन में, संसाधन से हमें क्या किया जाता है, पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें पता ही है यहाँ पर। इसके बाद क्या है, दूसरा क्या है हमारा, हेल्थ केयर, है ना, स्वास्थ्य। तो हम स्वास्थ्य में जो निवेश करते हैं वो बहुत जरूरी है। ये समझा रहा है कि एक बीमार व्यक्ति क्या ही काम करेगा, है ना। इसलिए आपको स्वास्थ्य में निवेश करने की जरूरत है, तभी हम मानव पूंजी में कन्वर्ट हो पाएंगे, है ना। बिना हेल्थ केयर के नहीं। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, तो देखो ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा हिंदी थोड़ा खतरनाक है, कठिन है। ये प्रतिषेधी, कुछ चीजें इंग्लिश में समझनी ज्यादा आसान होती है, आपने वर्ड भी सुना होगा। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव जैसे टीकाकरण, है ना, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन नहीं होगा तो क्या होगा, आगे वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है ना। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव। वैक्सीनेशन जो होता है उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, क्योंकि हम प्रिवेंट करते हैं, उससे बचाव करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर, चिकित्सकीय आयुर्विज्ञान। इसे हम कहते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मतलब अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको क्योर करना, इज कॉल्ड क्यूरेटिव मेडिसिन। ठीक है। तो ये प्रतिषेधी, ये क्यूरेटिव। इसे हम कहते हैं सोशल सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब क्या हो जाता है, सोशल मेडिसिन कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सामाजिक आयुर्विज्ञान, सोशल मेडिसिन क्या है। तो सोशल मेडिसिन का क्या है मतलब है आपको अवेयर करना। आपको जो अवेयर किया जाता है उसे हम कहते हैं सोशल मेडिसिन। कि भाई देखो वो पुराना खाना मत खाओ, आप जंक फूड मत खाओ। ये सब चीज क्या है, ये सब हम इसे कहते हैं सोशल मेडिसिन।
है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार करना इज कॉल्ड सोशल मेडिसिन। इसके बाद क्या है आपका, क्लीन पेयजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है का प्रावधान आदि। यहां पर आदि लिखा हुआ है, लेकिन एक नया वर्ड यहां पर ऐड किया गया है, ध्यान रखना है आप, यहां पर एक नया वर्ड आ जाएगा, सैनिटेशन। सैनिटेशन, सैनिटेशन क्या हो जाएगा हिंदी में, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। अगर ये नहीं है ना, आपके घर के आसपास पानी फैला हुआ है तो पानी में मच्छर पनपेंगे और मच्छर आपके शरीर में पनपेंगे और आपके शरीर में डेंगू मलेरिया जैसी कई सारी बीमारियां पनप सकती है। तो ये भी बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ सैनिटेशन का होना भी बहुत जरूरी है। तो किसी भी जगह पर अगर मेडिसिन की बात होगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात होगी, अगर हेल्थ केयर की बात होगी तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। प्रिवेंटिव में वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव में बीमारियों का सही तरीके से इलाज करना, मतलब हॉस्पिटल वगैरह खोलना, सोशल मेडिसिन में आपको ज्ञान देना कि भाई ये सारी चीजें मत करो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तभी हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है ये ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शिक्षा दे दिया, और शिक्षा देने के बाद अगर हम क्या करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी देने देंगे ही नहीं तो शिक्षा किसी काम का नहीं रह जाएगा, है ना। तो दूसरी चीज हमने ये कर दिया। इसके अलावा आपको पता है इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ये तो समझने की कोई जरूरत है नहीं। इससे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइग्रेशन, व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन या पलायन करते हैं, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें, आप उनको प्रवसन की सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हो। आप रोक दोगे उन्हें कि भाई गांव से शहर जाने की व्यवस्था नहीं है ना, तो क्या होगा, वो क्या कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फिर वो रिसोर्स ही रह जाएगा। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं तो मान लो कि दूसरी जगह काम की, लोगों को क्या मिलता है, काम मिल जाता है, लेकिन उस जगह की जरूरतें क्या होती है, फुलफिल हो जाती है ना। तो इस तरह से ये भी एक मेथड है, पलायन या प्रवसन की सुविधा प्रदान करना भी ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करने का एक मेथड है, एक तरीका है। ठीक है, कभी एग्जाम में 1 2 3 4 में आ सकता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का डाटा के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होती है। उसमें 1 2 3 4 ये सारे ऑप्शन दे देंगे, आपको चूज करना होगा कि कौन सा है ना, ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन लगा के दे देंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारा क्या आ गया, तीसरा पार्ट आ गया, और चौथा पार्ट क्या था हमारा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि मान लो कोई व्यक्ति गांव में बैठा हुआ है, उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई शहर में रोजगार है, तभी तो वो गांव से निकल के शहर में जाएगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या दिया हमने उसको, एजुकेशन दिया, हमने उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी। हेल्थ केयर फैसिलिटी में वो चारों पांचों चीजों को आपको याद रखना है, वो सारी चीजें हो गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, माइग्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई कि वो माइग्रेट करके जा सके, ऐसी फैसिलिटी हो उसके पास। अब पता चला उसको काम करने के लिए जाना है और ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है ना, तो मतलब कि वो नहीं हो पा रहा है, फिर नहीं कर पा रहा है। और फिर लास्ट में उसी तरह से हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया। इंफॉर्मेशन किस रूप में, मान लो आज इंटरनेट के रूप में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूज़पेपर के रूप में करवाते हैं, मैगजीन के रूप में करवाते हैं, टीवी चैनल के रूप में करवाते हैं, इन सब तरीके से हम उन्हें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये सब चीजें थोड़ा सा आप देख लेना, कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। भौतिक भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है ना। भौतिक पूंजी ये सारी वस्तुएं हैं, कोई भी चीज रखी हुई है, जैसे सिंपल छोटी सी चीज है
कि यही है, टीवी है मान लो, ये खरीद के रखी हुई है, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये संसाधन है। और अगर हमने इसको क्या किया, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो गया, भौतिक संसाधन से भौतिक पूंजी में परिवर्तित हो गया, है ना। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भौतिक संसाधन को भौतिक पूंजी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, मानव पूंजी, है ना। इसलिए भौतिक संसाधन को भौतिक पूंजी में कन्वर्ट करने के लिए मानव का संसाधन के रूप में ना होकर पूंजी के रूप में होना बहुत आवश्यक है। अगर मुझे इसे चलाना नहीं आता है तो मैं क्या हूं, संसाधन हूं, है ना। वास्तव में मैं संसाधन ही, मुझे चलाना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे चलाना आ रहा है, मैं इसको इसका इस्तेमाल कर पा रहा हूं, तो ये संसाधन से पूंजी में कन्वर्ट हुआ और मैं संसाधन से पूंजी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना है हमें, भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समरूपताएं तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएं हैं। छोटी सी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस टॉपिक में बताया गया है, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। ये कह रहा है कि मानव पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि होती है ना। लेकिन मानव पूंजी से आर्थिक समृद्धि आएगी या नहीं आएगी, इसका कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये बात सही है कि मानव पूंजी से, हमने इसे चेक किया है कि मानव पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि होती है, ये हमने चेक कर लिया है। सुबह सुबह सब या तो नींद में रहते हैं, नींद से जगो, सो थोड़ा सा जगो, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, कपड़े ढंग के पहनो, पूरे कपड़े पहना करो, जो पूरा बंद हो, इधर उधर चारों तरफ, ठंड बहुत है रास्ते में, तुम यहाँ पास से आती हो ना, मैं स्कूटी चला के आता हूँ, मुझे पता है कितनी सटासट हवा लगती है इसके अंदर, गले के अंदर जाती है ना। तो इसलिए ठंड है, मौसम अचानक चेंज हो रहा है, अभी गर्मी हो रही थी अब ठंड हो रही है, तो इसलिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप में से अगर किसी ने भी खो खो किया तो वो खो खो सबसे पहले किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद से कभी खो खो से भी ग्रसित नहीं होता हूं, तो इसलिए अपना भी ख्याल रखें और मेरा भी ख्याल रखें, ओके। तो मतलब कि जो मानव पूंजी है, वो मानव पूंजी से उत्पादकता बढ़ती है। जैसे अगर किसी को ऑफिस में कोई काम कर रहा है, उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो हमने क्या किया, उसे कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग दे दी, तो क्या हुआ, 100% है, उसकी उत्पादकता बढ़ गई। पहले वो जो हाथ से काम करता था, अब कंप्यूटर से काम कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन मानव पूंजी को के बढ़ने से या कैपिटल के पूंजी में कन्वर्ट होने से, ह्यूमन रिसोर्स के कैपिटल में कन्वर्ट होने से क्या उस व्यक्ति की ग्रोथ पे या देश की ग्रोथ पे कोई डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है। आपने देखा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसे ही बेकार घूमते रहते हैं, है ना। तो हमने कैपिटल में तो उन्हें कन्वर्ट किया, लेकिन उस कैपिटल में कन्वर्जन से क्या उनकी समृद्धि पर कोई फर्क पड़ा, जरूरी नहीं। कैपिटल में कन्वर्ट कर देने से उसको हम समृद्धि या ग्रोथ के रूप में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, इसका कोई क्लियर डाटा नहीं है। फिर भी ये कह रहा है कि अगर हम कई सारे डाटा को चेक करके देखें तो हमें ये इनडायरेक्टली ये बात जरूर हमें पता चलता है कि ऐसा होता है, ठीक है। सिंपल है, देखो हमने क्या किया, पढ़ा दिया, हमने हेल्थ केयर फैसिलिटी दे दी, सब कुछ हमने दे दिया, फिर भी भारत में पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी पाई जा रही है। तो मतलब क्या है, हमने कैपिटल में तो कन्वर्ट किया, लेकिन हमने क्या उन्हें ग्रोथ हम दिला पाए, नहीं। तो कैपिटल में कन्वर्ट करने का ग्रोथ से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने अनुभवों के आधार पर या कई सारे डाटा को ओवरऑल तरीके से अगर हम चेक करें, तो ये बात पता चलती है कि ये डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड जरूर होता है, अप्रत्यक्ष रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वही यहां पर कह रहा है, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि वास्तव में दोनों के बीच संबंध को यहां पर बताने की कोशिश ये कर रहा है।
क्या कर रहा है फिर ये आज? देखो लिखा हुआ है कि विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, विकासशील देशों में हम लोग विकासशील है, तो मानव पूंजी में तो हम कर रहे हैं, एजुकेशन तो दे रहे हैं, कहने को हमारे देश में 85% एजुकेशन है, पर 85%, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है ना। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर रहा था। फिर भी हमें ये पता है कि ऐसा होता है, हम डायरेक्टली तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी पता है ऐसा होता है। इसलिए हमने 7th 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड कर लिया कि हमें प्रॉपर तरीके से ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करना है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमने इस तरह की चीज़ों पे फोकस किया था। तो ये थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हैं जो आपको समझना है, ध्यान देना। ये एक डाटा भी दिया गया है कि कैसे पता चलता है, हमें इनडायरेक्टली कैसे पता चल रहा है। तो हम देख रहे हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 1951 में ये था, 2001 में 3 गुना हो गया हमारे पास। और ये जो 3 गुना हुआ है हमारे पास, इसमें इन सारी चीजों का भी रोल है। आप देख रहे हो कि जो चीज, कुछ चीज बढ़नी चाहिए, कुछ चीज घटनी चाहिए, है ना। जैसे मृत्यु दर, मृत्यु दर तो आपको पता है बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए क्या? पक्का? मुझे नहीं पता था, आज पहली बार समझ रहा हूँ। मृत्यु दर भी घटनी चाहिए, ठीक है, ओके, चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। मृत्यु दर घटनी चाहिए, तुम्हारी मृत्यु दर घट रही है। शिशु मृत्यु दर घटनी चाहिए, शिशु मृत्यु दर घट रही है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा घटनी चाहिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? जीवन प्रत्याशा मतलब एक इंसान को ज्यादा समय तक जीना चाहिए, कम समय तक? ज्यादा जी के क्या करेगी तू? देश पे भार बढ़ाएगी। ठीक है, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बढ़नी चाहिए, तो देखो बढ़ रही है कि नहीं। साक्षरता दर, साक्षरता दर बढ़नी चाहिए, तो साक्षरता दर बढ़ रही है। तो हम देखेंगे कि जिस तरह से ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, इस सारी चीजों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को कैपिटल में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये भी डाटा हमारा बढ़ रहा है। बट ये क्लोज रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, डायरेक्टली नहीं एक दूसरे से रिलेटेड है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि इनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होता है। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना। आप जापान को क्यों देख रहे हो, आप और देशों को भी तो देखो, भारत को भी तो देखो। डायरेक्टली अगर रिलेटेड होता तो हर जगह यूनिवर्सल होता ना वो, है ना। तो हम कह रहे हैं, इसलिए तो हमने ये देखा कि ऐसा होता है, किसी देश में हमने देखा है, वो पढ़ा लिखा है, तो उसकी, उसके अंदर सारी चीजें फैसिलिटी अच्छी हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली का मतलब है सन राइजेज इन द ईस्ट, डायरेक्टली है। चाहे हम भारत में जाके देखें या जापान में जाके देखें, वो डायरेक्टली है। लेकिन पढ़ा देने से किसी की इनकम बढ़ जाए, ये डायरेक्टली तो नहीं है ना। पढ़ा देने से, अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करा देने से, प्रत्यक्ष रूप से उसकी इनकम बढ़ जाए, ये कहाँ डायरेक्टली रिलेटेड है? सर ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करके वो कंट्रीब्यूट, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करने से तो वो तो फिर नोमैडिक रह जाएंगे ना, वो तो नोमैडिक रह जाएंगे। आप अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट ना करो तो क्या बढ़ेगा, देखो ये मृत्यु दर कितनी ज्यादा रहेगी। आप ह्यूमन कैपिटल में अगर इन्वेस्ट ना करो तो मृत्यु दर देखो, शिशु मृत्यु दर कहाँ पहुंचा दोगे आप, 250 पहुंचा दोगे, है ना। जीवन प्रत्याशा क्या हो जाएगी, घट के 30 साल हो जाएगी। तो रिलेटेड तो है, इसी से पता चलता है कि ये रिलेटेड तो है ना। आपका जो ये ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स को जो आपने ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया, जो आपने ये सारी चीजें उसे दी, उससे वृद्धि तो होती है, ग्रोथ तो होती है, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड नहीं है ना। इसका प्रभाव होता है जरूर, इसे हमें डाटा से यहां बताया गया है ना। वही कह रहा है कि ये होता है जरूर। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2 स्वतंत्र अध्ययनों ने इस बात पर बल दिया है कि भारत अपनी मानव पूंजी निर्माण क्षमता के कारण बहुत तेजी से हो रहा है। भारत
दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है ना। ये आपने पढ़ा ही है कि भारत, अमेरिका, चाइना और एक देश और बीच में आ गए जर्मनी, है ना। अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अभी अभी कुछ समय पहले उसने जापान को पीछे छोड़ा है। मेरे पास कई सारे डाटा है, मैं अगर आपको दूंगा तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं। पिछले 10 सालों में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 105% है, जो पूरी दुनिया में किसी का नहीं है ना। आप पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट को देखो तो किसी दुनिया में किसी भी देश का ये ग्रोथ रेट नहीं है जितना पिछले 10 वर्षों में भारत का ग्रोथ रेट है। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का डाटा है ना, कि भारत में पिछले 10 वर्षों में 15 से लेकर 25 के बीच में जो ग्रोथ रेट है वो 105% के आसपास है ना। तो ये अमेरिका में देखोगे, अमेरिका में लगभग 60% है, चाइना में भी लगभग इतना ही है। तो इसलिए भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से ग्रोथ। और पिछले 10 सालों में चोर भी बहुत बढ़ गए हैं, है ना। ग्रोथ तो हो ही रही है, चोरी भी बहुत बढ़ती जा रही है, चोरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो भारत 2020 तक विश्व के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा। उसी में आगे कहा गया है कि हमारी जो भी है ये पढ़ लेना एक बार, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और बहुत जल्दी ऐसा माना जा रहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये एक डाटा है, पुराना डाटा है, इसलिए इन सब पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये पुराना डाटा है, पर ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे हमें कभी यूज़ करना है। कुछ टर्म मैंने इसमें से निकाले हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगी आगे आने वाले समय में। भले ये डाटा तो पुराना है लेकिन इसके टर्म हमेशा यूज़फुल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक डाटा मिला नहीं क्या इसमें? कहीं लिखा हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कुछ चीज़ें काट के दिखा देते हैं अलग अलग जगह पर, कुछ चीज़ें नई चीज़ें ऐड कर देते हैं। नई बुक में एक नई चीज़ ऐड है जो इसमें नहीं मुझे मिल रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अर्थव्यवस्था, मानव पूंजी, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि। इसमें से नहीं, इसमें नहीं है। बुक में है ना, इसमें नहीं है। ये पुराना वाला होगा, नई चीज़ें ऐड करी गई हैं कुछ। बुक में एक चीज़ है जिसे आप एक बार पढ़ लेना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है ये यहाँ पर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि, बताया गया है कि कुछ चीज़ों में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी, है ना। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कहाँ पर हमें ह्यूमन कैपिटल की नीड होगी। तो टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल को हमें, जैसे हमें इस तरह के बच्चे तैयार करने हैं जिनको कंप्यूटर में अच्छी खासी नॉलेज हो, है ना। अब मैं इसको अभी आपको साइंस टेक की क्लास में भी मैंने एक वर्ड डिस्कस किया था, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी। आने दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमें ये बताया गया है कि हमें कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहिए। तो एक वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल की नीड है। जैसे हर एक स्कूल में एक ऐसी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो सिखाया जाना चाहिए। जैसे
डेटा से रिलेटेड, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए सारे स्कूलों में एक खास लेबोरेटरी स्टैब्लिश करनी है, जिसे हम कहते हैं अटल, जो योजना है सरकार की, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी, है ना। फिर दूसरा फील्ड ये कह रहा है कि बहुत जल्दी जो दूसरी चीज़ में सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होने वाली है वो है हेल्थ केयर फील्ड में, क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां डेवलप होती जा रही है, बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाती होती जा रही है। तो आप उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी मेडिसिन डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपके 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 पास ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जो फिजिक्स में, जो केमिस्ट्री में, जो बायोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट हो। इनकी आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत है, केमिस्ट्री में रिसर्च होंगे, अलग अलग दवाइयाँ बनेंगी, बायोलॉजी में ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या को आसान तरीके से भोजन उपलब्ध करा सके, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा करा सके, है ना। तो इन सब चीज़ों की नीड हमें आगे आने वाले समय में हमें अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना है। इसके अलावा कह रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ का भी योगदान आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड भी चीज़ें आगे हमें बच्चों को, मतलब नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें ये कहा गया है कि हमें आने वाली नीड के अकॉर्डिंग, आने वाली ज़रूरतों के हमें अकॉर्डिंग अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, या हमें अपने बच्चों को कैपिटल में उसी तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे आगे हमारी नीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी आपकी, ध्यान रखना है हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आपको लिखना हो तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, है ना। बहुत जगह पर क्वेश्चन आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि अब हम भारत में हम उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास इस बात की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है ना। कभी भी कहीं पर भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी इसमें जो डाटा है ये थोड़ा पुराना डाटा हो गया है। मानव पूंजी और मानव विकास, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा है, या हमें इस बात का पता है कि मानव पूंजी और मानव विकास दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो तो मानव का विकास होगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हो तो मानव का विकास होगा। इसलिए ये डायरेक्ट वर्ड है, मानव पूंजी से मानव का विकास होगा। अब ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में मांझी मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या हम पढ़ क्या रहे हैं। हमें बस ये समझना है कि आप अपने आप को देख लो, आप अपने आप को क्या करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल में कन्वर्ट करना है और ये काम पूरे देश में होना है। तो पूरे देश में होना है तो हम किस तरह से करेंगे, वही हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा है, इसमें बता रहा है कि भारत का संविधान ऐसा बनाया गया है कि संविधान की बात करता है कि जो एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है, ये ऊपर से लेकर हर सब्जेक्ट, हर जगह पर ये सब्जेक्ट है। पर केंद्र में ये सब्जेक्ट है, राज्य में ये सब्जेक्ट है, नीचे जो ग्राम लेवल पर है वहां पर भी ये सब्जेक्ट के रूप में है। तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी की जो व्यवस्था करनी है, इसको जानबूझकर इस तरह से डाला गया है संविधान के अंदर कि किसी एक के काम करने से ये नहीं होगा, इसको हर लेवल पर काम करना पड़ेगा। केंद्र भी अपने लेवल पे काम कर रहा है, राज्य भी अपने लेवल पे काम कर रहा है, म्यूनिसिपल बॉडीज जो ग्राम पंचायत हैं वो भी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। और भारत में जो एजुकेशन या हेल्थ केयर सर्विसेज है ये प्राइवेट फर्म के द्वारा, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है, और कई सारे ऐसे ग्रुप या संगठन के द्वारा भी ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं, है ना। ये सारी की सारी व्यवस्था आप देखो, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये अलग अलग जगह पर हमें
जो ह्यूमन कैपिटल है उसको जो कन्वर्ट किया जा रहा है वो अलग अलग लेवल पर किया जा रहा है, अलग अलग ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, अलग अलग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें ये भी बात लिखी गई है कि यहाँ पर सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, वही बात बता रहा है कि जैसे प्राइवेट फर्म है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई ऐसी पॉलिसी ना बना लें जिससे क्या होगा, किसी जिससे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो, उनका शोषण। इसलिए इसमें केंद्र का रोल या राज्य का, या केंद्र राज्य की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। क्योंकि प्राइवेट फर्म बहुत तेजी से आते जा रहे हैं, बहुत तेजी से इन सब हर जगहों पर आते जा रहे हैं। आप देख लो किसी भी जगह पर, जो हमने 4 वर्ड डिस्कस किया, एजुकेशन प्राइवेट फर्म भरे हुए हैं, हेल्थ केयर प्राइवेट भरे हुए हैं, माइग्रेशन के लिए प्राइवेट फर्म बहुत सारा रिस्पॉन्सिबल है, प्राइवेट बॉडी बहुत सारी है माइग्रेशन के लिए, और एक और क्या था, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में भी तो प्राइवेट प्राइवेट बॉडी ही भरी पड़ी है। तो ये जो है यहाँ पर सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सरकार बेहतर तरीके से काम करती है तो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना आसान होगा और इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये सारी कहानी यहाँ पर एक दो चीजें यहाँ पर ये भी है कि हमारे जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी बोल बोल के तो हमें सही में गरीब बना दिया गया, इतना गरीबी यूज किया गया, इतनी गरीब। अच्छा किया नई वाली एनसीईआरटी में गरीबी चैप्टर ही हटा दिया ना, हटा के बिल्कुल सही किया है, लेकिन फिर भी हर जगह गरीबी 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 ठूसे हुए हैं। मतलब वो बता रहा है बार बार कि आप गरीब हैं। तो हमारे जैसे हर एक इंसान, 95% भारत का इंसान हर दिन पौआ मार रहा है ना। 100 रुपए का कम से कम या 50 रुपए का कम से कम पौआ मार रहा है, वो गरीब है? गरीब होगा तो सबसे पहले पौआ मारना बंद कर देगा, है ना। किसी घर में आज जाके देख लो, ऐसा नहीं है कि वीक में कम से कम, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको छोड़ दो, अगर जिस घर में नॉनवेज खाया जाता है 2 से 3 दिन कम से कम खाते हैं वो मुर्गा मार के, है ना। वो गरीब है क्या? एक भी इंसान भारत में अब गरीब नहीं है, सीरियसली। ये सब बेकार की, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की चोंचलेबाजी है, इसे कह सकते हैं। कोई भी गरीब नहीं है भारत के अंदर अब। तो हमारे जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, हम में से कई लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं, हमारी अधिकांश जनता, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। आप देखो, ये कह रहा है कि इतनी गरीबी है, पता नहीं किस साल का डाटा उठा के लाया है, कि बहुत सारे लोग शिक्षा और हेल्थ केयर पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो घर की हर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, पौवा भी मार रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं और बाकी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कह रहा है कि वो एजुकेशन, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम क्या है भारत के अंदर, भारत के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है ना। और हेल्थ केयर उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए प्राथमिकता क्या है? ठूस के खाना, जिस प्राथमिकता को वो पूरा कर रहे हैं, दोनों चीजें, चिकन और पौवा, और धूम मचा के खा रहे हैं। बहुत सारे लोग दुकान में जाके खा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर मंगा के खा रहे हैं, तभी तो ये इतने लोगों का काम चल रहा है, ये ई सर्विस वालों का। तो यहाँ पर क्या है कि जो चीज हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है हम उस पर खर्च नहीं कर रहे। एजुकेशन हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, तभी तो कह रहा है कि एक इंपॉर्टेंट फील्ड जोड़ा गया है, जो हम कैसे किसी को कैपिटल में कन्वर्ट करें। तो हमारे लिए क्या था, वो हमारे लिए क्या था कि एक तो प्रिवेंटिव मेडिसिन, है ना, देखा आपने, प्रिवेंटिव मेडिसिन। दूसरा हमारे पास क्यूरेटिव मेडिसिन, और तीसरा हमारे पास सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन मतलब लोगों को अवेयर करना कि भाई शिक्षा दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो, है ना। तो ये तीसरी चीज क्यों ऐड करी गई है? क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि उनके लिए शिक्षा का कोई रोल ही नहीं, है ना। इसलिए भारत में आप देखोगे कि मैं अभी आपको कुछ डाटा भी दूंगा, मैं आपको, सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। सरकार को भी ये बात समझ में आ गई है कि जब खुद ही इनके लिए शिक्षा
का कोई रोल है नहीं, तो शिक्षा पर हम पैसा खर्च क्यों करें। तो धीरे धीरे सरकार के बजट में शिक्षा पर होने वाला खर्च कम होता जा रहा है, जो मैं कल बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जब मैं वो डाटा निकाल के लाया। डाटा कहीं सरकार देती नहीं है, ये डाटा कहीं नहीं है, मैंने खुद मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है कि भारत की ग्रोथ रेट, भारत की जीडीपी कितनी है और भारत कितना पैसा एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो मुझे जानकर इतना आश्चर्य हुआ कि भारत अपने टोटल जीडीपी का 0.4%, भारत सरकार टोटल जीडीपी का 0.4% ही एजुकेशन पे खर्च कर रही है ना। जबकि जितने भी कमिटीज अपॉइंट होती है वो सब कहती है कि टोटल जीडीपी का 4 से 6% आपको एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। सरकार भी समझ गई है इनको एजुकेशन चाहिए नहीं, इनको क्या चाहिए, चिकन और पौवा। इनको सिर्फ चिकन और पौवा चाहिए। तो क्या हुआ, हर जगह चिकन दुकान खुलवा दो, और देखो गली गली कोने कोने में जितने स्कूल नहीं है उतने पौवा की दुकानें हैं, है ना। पौवा की दुकान तो ऐसे आगे बढ़ रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है, जैसे ऐसा लगता है कि लंगर चल रहा हो। सरकार लंगर की व्यवस्था सरकार ने करवा रखी है, आओ लंगर में खाना लो, आओ पौवा लो, आओ पौवा लो, आओ पौवा लो, है ना, इस तरह से। तो शिक्षा, और अब दूसरी चीज हेल्थ केयर में बहुत जरूरी है आज के समय में कि हर एक व्यक्ति को अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाना चाहिए, ताकि जब आप बीमार हो जाओ तो आपको उस समय प्रॉब्लम ना हो। बहुत जरूरी है मेडिकल इंश्योरेंस करवाना। एक तो क्या है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, तो आपको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि साल में कितना, महीने का कितना देना पड़ता है, महीने का 500 रुपए देना पड़ता है। अब समझ लो 500 रुपए तो आप एक दिन में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दिन में पौवा में पी जाते हैं 500 रुपए, लेकिन वो 500 रुपए मंथली मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर कितना होगा, 1,000 रुपए। अगर 1,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस महीने का दे दो, साल का 12,000 रुपए दे दो, तो क्या होगा, पूरी फैमिली का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा 5 लाख रुपए का, है ना। कि कम से कम कभी भी आप जाकर डॉक्टर के पास जाओ तो 5 लाख रुपए तक आपको सोचना ना पड़े 1,000 महीने देकर। लेकिन लोग अवेयर नहीं, अवेयरनेस की लोगों के अंदर कमी है, तो वो काम ना करके वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार ने उसके लिए भी एक योजना स्टार्ट करी। सरकार को लगा कि ये तो दे सकते हैं नहीं, है ना, ये कर तो है नहीं सकते नहीं है, तो मैं ही कर देता हूं। तो सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट करी, आयुष्मान भारत योजना, है ना। तो यही सारी चीज यहाँ पर कि हम सब बहुत गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको शिक्षा दें और आपको स्वास्थ्य से देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएं। ठीक है, चलो ये सब तो हमने समझ लिया। अब आगे आओ, अब है शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, है ना। ये तो सब बढ़िया है। शिक्षा पर ये चादर माथे ऊपर से डाल के अपना बैठी, ठंड है क्या, ठीक है, स्वेटर पहना करो प्रॉपर। अच्छा नहीं लगती है तो गाना गाया करो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है सर का घर, याद आ जाएगा तो। ठीक है, तो शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये कह रहा है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो आगे जो जो सेक्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है। नहीं, हम नहीं जानते, सरकार बताती ही नहीं है हमें। सरकार क्या करती है, आपको डाटा देती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। सरकार सिर्फ देती है कि हमने शिक्षा पर इतना व्यय किया, ये क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में 95% लोग ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स आते ही नहीं, तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। 95% लोग भारत में ऐसे जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई कि ये टोटल बजट है और ये है हमारा शिक्षा पर खर्च। तो आप जरा कैलकुलेट करके बता दो कितने लोगों को हमारी क्लास में आता है, जरा कैलकुलेट करके देख लो। अगर निकाल लें कि ये टोटल हमारा बजट है और ये सरकार का हमारा शिक्षा पर बजट है, इसको जरा परसेंटेज में कैलकुलेट करके बता दो कितने परसेंट सरकार खर्च करती है। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी ये कैलकुलेट करना नहीं आएगा। तो सरकार ने कहा कि अच्छा है, फिर मजा आ रहा है हमें, फिर तो हमें मजा आ रहा है। बात ठीक वही है जब पुराने समय में हम किसी के पास, हमें पैसे की जरूरत होती थी, हम किसी के पास कर्ज लेने के लिए चले जाते थे, वो बंदा कह रहा था 5% लूंगा, है ना, हमें समझ नहीं आया, हमें तो जरूरत है पैसे की, ला भाई दे 5% में दे दे। वो 5% बढ़ के कितना परसेंट हो जाता था, और फिर हम उसको दोष देते हैं, है ना। तो चलो यहां पर देखो कि आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है। कई बार मैं ऐसी चीजें बोल देता हूँ ना, फिर मुझे याद आता है कि ये अगर यूट्यूब पे डाल दिया मैंने तो मेरी तो कुटाई हो जाएगी सरकार की तरफ से है कि नहीं। तो कई लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना मैं सरकार का फेवर करता हूँ, मैं सरकार और का कोई फेवर नहीं करता हूँ।
मुझे जो अच्छी पॉलिसी लगती है मैं उसको फेवर करता हूं, जो गलत लगेगी मैं उसको गलत ही बोलूंगा, है ना। तो सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, है ना। सरकार शिक्षा पर या सरकार ऐसी चीजों पर कितना व्यय करती है, ये कह रहा है, पिछले वाले पैराग्राफ में ये कह रहा था कि हमें हेल्थ केयर वाली जो चीजें हैं ना वो हम अगले चैप्टर में समझेंगे, यहाँ हम अपने आप को सिर्फ एजुकेशन पर फोकस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ अपने आप को एजुकेशन पर फोकस करेंगे, हम हेल्थ केयर पे फोकस नहीं करेंगे। कि ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो हेल्थ केयर भी जरूरी है, लेकिन हेल्थ केयर हम अगले चैप्टर में देखेंगे, यहां पर सिर्फ एजुकेशन की बात होगी। तो इसलिए सिर्फ शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं इसे हम दो तरीके से समझेंगे। कुल सरकारी व्यय में से इसका प्रतिशत, एक तो कुल सरकारी व्यय में से सरकार कितना खर्च करती है, और दूसरा सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। ठीक है, दो चीजों से हमारा डिसाइड होता है कि भारत एजुकेशन पर कितना खर्च कर रहा है। और एक और चीज तीसरी भी हम अपनी तरफ से डाल देते हैं, प्रतिशत के रूप में ना निकाल कर, पर क्योंकि प्रतिशत के रूप में निकालना थोड़ा जरूरी होता है, तो तीसरा हम गो अपनी तरफ से एक डाल देते हैं, रियल अमाउंट, है ना। रियल अमाउंट भी जानना तो जरूरी है, कितना खर्च कितना किया, रियल अमाउंट, तो रियल अमाउंट भी नहीं छुपा सकते हम, इसको भी हमें डालना पड़ेगा। तो तीन चीजें हैं, क ख और ग, ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो आप, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी आपको। कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत, कुल सरकारी व्यय का मतलब क्या होता है, कुल सरकारी व्यय का मतलब हो जाता है सरकार का बजट। कुल सरकारी व्यय का मतलब हो गया सरकार का बजट। बजट में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, बजट का मतलब हो जाता है सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा। तो पहले सरकार क्या करती है, व्यय का ब्यौरा देती है कि इतना हमारा खर्च है। तो कुल सरकारी व्यय, इसलिए इसे कहा गया है कुल सरकारी व्यय, सरकार का जो कुल खर्च होता है उसको यहां पर बताया गया है। सरकार का कुल खर्च जो 2025-26 का डाटा है, 2025-26 का जो डाटा है, वो सरकार का जो बजट है वो है 50.65 लाख करोड़। ये सरकार का कुल बजट है, 50.65 या कुछ 4-5 होगा, ये थोड़ा आसपास का डाटा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, और इसमें से सरकार ने जो खर्च किया है वो किया है 1,28,650 करोड़। 1 लाख आसपास का डाटा है, देख लेना। अब इस डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है, अब जब हम पढ़ेंगे तो हम अगले साल का बजट का पढ़ेंगे, लेकिन 1,28,000 का अनुमान आप लगाओ, 1,28,000 करोड़ का हमारा शिक्षा पे खर्च है। अगर आप इनको परसेंटेज के रूप में निकालो, अगर आप इनको परसेंटेज के रूप में कभी निकाल कर देखना ये कितना डाटा बनता है, आप बहुत ही छोटी वैल्यू बनेगी। हाँ, 2 से ज्यादा हुई, लेकिन हमें कितना खर्च करना है, 6% खर्च करना है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी जो वैल्यू बन गई, वो लगभग लगभग 2 से 4 के बीच में बन जाती है वैल्यू, 2 से 3 के बीच में, अगर इसे आप कैलकुलेट करो, मैंने कल ही कैलकुलेट करके इसे देखा था। ठीक है, तो एक तो ये बन गया हमारा। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत, जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है, जो भारत की जीडीपी है 2025-26 की, वो है लगभग 300 लाख करोड़। 300 लाख करोड़ की भारत की जीडीपी है ना, 200 लगभग लगभग 70-72 के आसपास है। तो ये भारत की टोटल जीडीपी है। भारत का खर्च कितना है, 50 लाख करोड़, और भारत की जीडीपी की वैल्यू कितनी है, ये सब चीजें ध्यान रखना है ना। ये सब चीजें डाटा के रूप में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि कल जीडीपी की जगह, खर्च की जगह जीडीपी आ जाए तो वहां 50 लाख करोड़ आप करके आ जाओ, है ना। भारत का जो इस साल का जो खर्च है, देश को चलाने में जो हमारा खर्च हो रहा है, वो लगभग 50 लाख करोड़, और जो हमारा जीडीपी है वो लगभग 300 लाख करोड़। ठीक है, तो अगर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निकाल लो तो पता है कितना प्रतिशत बनेगा आशीष,
0.44%। हाँ, 0.40 या 44 के बीच में ऐसा कुछ बनेगा, है ना। वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, सबको निकाल के रखा हुआ है, पर मैंने सोचा वो डाटा क्या ही दूं आपके लिए, वो जरूरी नहीं है उतना ज्यादा, बस बता दूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो हमने खर्च किया है वो डाटा हमने देख लिया है। कुल खर्च, अब कभी भी अगले साल जब आप बजट पढ़ना तो बजट में देखना कि भारत का खर्च कितना है, भारत ने एजुकेशन पे कितना खर्च किया। सरकार प्रतिशत के रूप में नहीं बताती है, देखो सरकार कितनी तेज है, सरकार बताती है, क्या बताएगी सरकार आपको कि पिछले वर्ष हमने कितना खर्च किया था, 1,05,000 करोड़ शिक्षा पर, इस साल हमने कितना किया, 1,28,000 करोड़। तो पिछले साल से इतने साल में हमने शिक्षा में 14% की वृद्धि की है, ये सरकार बताएगी। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा आपको कि आपके कुल खर्च का कितना प्रतिशत है और आपके जीडीपी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहां पर समझना है कि ये तो सिर्फ केंद्र सरकार खर्च कर रही है, राज्य सरकार अलग से खर्च करती है, अलग अलग राज्य सरकारें एजुकेशन पे खर्च करती है, और प्राइवेट फर्म भी करते हैं, प्राइवेट लोग भी करते हैं, प्राइवेट फर्म भी करते हैं। तो इन टोटल खर्च को अगर मिला दो तो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है ना। अगर ये सारे खर्च को मिला दो तो एग्जैक्टली डाटा कितना बनता है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमें फिर सिर्फ केंद्र सरकार का डाटा पता है कि केंद्र सरकार का इतना खर्च है, केंद्र सरकार इतना शिक्षा पे खर्च करती है और भारत का जीडीपी इतना है ना। सिर्फ केंद्र सरकार का पता है, बाकी हमें नहीं पता है, इसलिए हम अनुमान भी लगा नहीं सकते हैं। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, गॉव पर है, रियल अमाउंट, हाँ रियल अमाउंट सिर्फ केंद्र सरकार का। अब यहां पर एक अनुमान लगाया गया है कि 1952 से 2002 के बीच में कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92% से बढ़कर 13, कहां से डाटा लेके आए, है ना, बेवकूफ बना रहे हैं। इतना तो खर्च हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ पर, पता नहीं कुछ भी लिख देते हैं, डाटा के रूप में भी बेवकूफ बना देते हैं। हाँ, ये डाटा सही है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत, ये भी देखो गलत, सकल घरेलू उत्पाद में 0.64% से बढ़कर 4.02% कह रहा है। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके देख लो आप, इतना नहीं बनेगा, इतना ही, इससे भी कम बन रहा है ना, वैल्यू जो बन रही है जीडीपी में। लेकिन सिर्फ ये केंद्र का डाटा है, हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे तो केंद्र का डाटा ही पूछेंगे, क्योंकि बाकी डाटा तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो वो अनुमान के आधार पर कभी संस्थान क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो यहां पर एक लाइन है, यूपीएससी अब ऐसे क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूं, जैसे कह देगी कि पिछले 10 सालों में भारत में शिक्षा पर होने वाले खर्च में लगातार वृद्धि हुई है ना, या शिक्षा पर होने वाले प्रतिशत के रूप में लगातार वृद्धि हुई है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर एक डाटा, ये नहीं एनसीईआरटी से इस तरह के डाटा उठाए जा रहे हैं, या डाटा के आधार पर, डाटा तो देते नहीं है यूपीएससी, डाटा देती नहीं है, डाटा को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके देती है। तो देखो, इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है। देखो ये इंपोर्टेंट लाइन है ना, मतलब कंटिन्यूअस वृद्धि नहीं हुई है इसमें अनियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहे हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर समझना है आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यय में तो लगातार वृद्धि हुई है, पिछले साल 5 रुपए दिया, इस बार 5.5 रुपए दिया, तो व्यय में वृद्धि हुई, कभी हमने व्यय में कमी नहीं करी है। जो गौ डाटा मैंने दिया था आपको, गौ अमाउंट में हमने कभी कमी नहीं की है। तो अगर आप पूछा जाता है कि सरकारी व्यय पर होने वाला, जो शिक्षा पर होने वाला जो सरकारी व्यय है, ये लगातार बढ़ रहा है, ये बात सही है, लेकिन बजट के प्रतिशत के रूप में ये लगातार नहीं बढ़ रहा है। ध्यान रखना है, बजट के प्रतिशत के रूप में, या खर्च के प्रतिशत के रूप में, या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ये कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। अभी अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, कभी ये बढ़ जाता है, कभी वो जीडीपी के परसेंट के रूप में कम हो जाता है। लेकिन एक चीज समझो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वो वैल्यू कम हो जाती हो, लेकिन चूंकि जीडीपी ही इतनी बड़ी हो गई है हमारी कि उस जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अगर 1% भी है तो भी वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। 3 चीजों को आपको समझना है बहुत अच्छी तरह से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने खर्च को बढ़ाया है, अमाउंट को हमने बढ़ाया है, कभी अमाउंट कम नहीं किया है हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन
परसेंटेज के रूप में, परसेंट ऑफ जीडीपी या परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हमारा अनियमित है, ये ध्यान रखना है, हमारा अनियमित है। और इन चीजों को ध्यान से हमें समझना है। लेकिन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि हमारा बजट बढ़ता जा रहा है, इसलिए अगर हमारा परसेंटेज अगर कम भी हो रहा है, फिर भी वो वैल्यू बहुत बड़ी है। लेकिन पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक या अलग अलग जगह के लोगों की रिपोर्ट अगर पढ़ लो, तो कोई भी देश प्रॉपर तरीके से अपने लोगों को शिक्षित नहीं कर सकता है अगर वह 4% से 6% ऑफ टोटल जीडीपी का, अपनी जीडीपी का 4% से 6% के बीच में अगर वो एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रहा है, तो वो, अगर आप जैसे विकसित देशों का डाटा देखो आप, तो विकसित देशों में आपको ये चीज मिलेगी कि वो लगभग लगभग इसके आसपास की वैल्यू एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ये चीज नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि विकासशील, इसी की तो बात मैं करता हूं। विकासशील का मतलब क्या है? इधर से विकासशील होना। विकासशील का मतलब ये, विकासशील का मतलब ये नहीं है कि हम कपड़े पहन के विकासशील दिखते हो। विकासशील दिमाग से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने समझ लिया। ये वही चीज बता रहा है कि हम अगर सारे चीजों को अगर शामिल कर लें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दी गई है जो मुझे पहले नहीं पता था। सीरियसली मुझे भी नहीं पता था, मैं आपको बताता हूँ। अभी जब मैंने पढ़ा, हो सकता है जब तैयारी करता होऊंगा वो डाटा मुझे याद होगा, पर अभी तो मुझे नहीं पता है। बहुत दिनों से मैंने नई चीज मिली थी मुझे यहाँ पर। एक देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करती है। कभी भी आपको 1 2 3 नंबर दे दें, प्राइमरी, दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी, और तीसरा हायर एजुकेशन, तो आपसे कभी पूछा जाता है सरकार सबसे ज्यादा खर्च कहां करती है? सरकार सबसे ज्यादा खर्च यहां करती है, इस जगह पर। उसके बाद इस जगह पर खर्च करती है। हायर एजुकेशन में सरकार का एक्सपेंडिचर सबसे कम होता है ना। तो अगर कभी भी एक्सपेंडिचर को, सरकार का एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लगाना पड़े, तो सबसे ज्यादा नीचे वाला लेवल, उसके बाद सेकेंडरी लेवल, और उसके बाद हायर लेवल में। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो, यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, ठीक है, बहुत ही कम व्यय करती है हायर एजुकेशन पर, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि सरकार सबसे ज्यादा कहां करती है? प्राइमरी एजुकेशन पे, फिर सेकेंडरी एजुकेशन पे, फिर हायर एजुकेशन पे खर्च करती है। लेकिन ऐसे समझो कि सरकार अगर 100 रुपए खर्च करती है और 100 बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पर, तो प्रति व्यक्ति कितना खर्च हुआ? प्रति व्यक्ति का मतलब एक बच्चे पर कितना खर्च किया गया? 1 रुपया खर्च किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा प्रति व्यक्ति सरकार का एक्सपेंडिचर सबसे कम कहां पर होता है? प्राइमरी लेवल पर। सबसे ज्यादा पैसा सरकार कहां खर्च करती है? प्राथमिक लेवल। और सबसे कम कहां करती है? हायर लेवल पे। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति खर्च कहां होता है? हायर लेवल पे। जैसे समझो, देखो ये प्राइमरी है ना, उसके बाद आ जाता है हमारा सरकार का 100 रुपए का खर्च है। सेकेंडरी लेवल पे बच्चे हो गए 100 60। होता क्या है कि यही ड्रॉप आउट होता है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट। क्या होता है, कई सारे बच्चे प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल तक जाते जाते क्या करते हैं? एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो सरकार का प्रति व्यक्ति खर्च कितना हो जाएगा? प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगे तो बढ़ जाएगा, है ना। और जब अगर हायर एजुकेशन में देख लो, तो हायर एजुकेशन में मान लो सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो इसमें से 60 में सिर्फ 20 बच्चे ही हायर एजुकेशन में पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति सरकार का जो खर्च होगा वो हायर एजुकेशन में ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है, इस डेटा को बहुत अच्छी तरह से समझना है, इस पे क्वेश्चन नहीं आए हैं एग्जाम में कभी, है ना। तो कभी हो सकता है आगे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ना तो मैं ही पूछ डालूं टेस्ट में। ठीक है, तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है ना, सरकार के एक्सपेंडिचर की बात करो तो यहां पर फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन में, यहां पर सेकंड, ये खर्च की बात थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसे हम 80 कर देते हैं, इसे मिटा के 80, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन, और यहां पर हम कर देते हैं 60, तो ये हो गए हायर एजुकेशन के थर्ड लेवल। लेकिन प्रति व्यक्ति खर्च घटता चला जाता है, सॉरी बढ़ता चला जाता है, यहां पर कम से ज्यादा, यहां पर और यहां पर ज्यादा। ओके, ये कहानी समझ में आई आपको? स्टोरी कुछ नहीं है, बहुत आसान है समझ अगर हम लेते हैं तो। अब ये कह रहा है तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या करें हम, तो फिर हायर एजुकेशन में जो हम खर्च करते हैं, चूंकि प्रति व्यक्ति हम खर्च तो वहां ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या करें हम वहां से खर्च कम करके फिर से और ज्यादा बढ़ा दें क्या प्राइमरी लेवल में? ऐसा करना चाहिए क्या? जैसे पर पर्सन हम हायर एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें कुछ कम कर देना चाहिए, कुछ कम खर्च करके पर पर्सन कुछ अमाउंट वहां से लेके वहां लगा दें प्राइमरी लेवल पर, कि पर पर्सन एक्सपेंडिचर वहां पर ज्यादा हो जाए। ये करना चाहिए या नहीं? क्यों? नहीं, क्यों ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते? ट्रांसफर तो कर सकते हैं, ये कोई कारण नहीं है। एग्जैक्ट कारण बताओ ना, क्यों नहीं कर सकते? कैसी रिक्वायरमेंट? जब जब क्वेश्चन आंसर ना आए तो थोड़ा सा, है ना, इसे साथ साथ समझना भी है हमें कि होता क्या है ना, आंसर तो सही दिया है लेकिन ढंग से नहीं एक्सप्लेन किया है ना। होता क्या है कि अगर आप ये जो हायर लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं वही ट्रेन होके जाएंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर लोगों को ट्रेन करेंगे, है ना। हायर लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स जनरेट कर रहे हैं, हम प्रोफेसर जनरेट कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स जनरेट कर रहे हैं हायर लेवल पर। तो अगर आप वहां पर हायर लेवल पर कम कर दोगे इन्वेस्टमेंट, तो आपके और भी टीचर्स और भी डॉक्टर्स कम जनरेट होंगे, तो इससे आपका प्राइमरी लेवल का एजुकेशन भी खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए हम हायर एजुकेशन में जो हम पर पर्सन ज्यादा जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो हम कम नहीं कर सकते हैं। वो पूरे दुनिया से कंपेयर करो विकसित देशों से तो वो भी कम है बहुत ज्यादा। हम पर पर्सन जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हायर एजुकेशन में वो डेवलप नेशन से बहुत ज्यादा अभी भी कम है। हमें और भी ज्यादा करने की नीड है। वह ठीक चल रहा है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। राज्यों का डाटा है तो एक बार आप देख लेना, सबसे ज्यादा कह रहा है कि ये तो पुराना डाटा है कि कहां पर सबसे ज्यादा है। और देखो क्या इंपोर्टेंट डाटा है, बिहार में है ना इतना कम है ना। बिहार को मान ली सरकार, जहां मान लेती है कि इसको शिक्षा देना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि बिहार में जो हमारे पिता नीतीश बाबू हैं उनको यही लगता है कि अलग अलग जातियों में बांट दो, ये पिछड़ा, ये पिछड़ा में द्वितीय स्थान पर, ये पिछड़ा में तृतीय स्थान पर, ये अति पिछड़ा, ये अति महान पिछड़ा, ये अति महान 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 पिछड़ा। इस तरह से उनको पिछड़ा को 48 सेक्शन में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसी से आपको वोट मिल जाना है, तो आपको एजुकेशन देने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है ही नहीं। पिछले 50 सालों में एजुकेशन पे कुछ खर्च किया ही नहीं गया, क्योंकि समझ में आ गया लोगों को कि इन्हें तो करना है नहीं कुछ भी। तो इस तरह से एजुकेशन पे खर्च कम करके, शुक्र है कि एजुकेशन पे खर्च कम करके सरकार पौवा नहीं बांट रही है ना। पता नहीं पैसे दे किसको रही है बिहार सरकार, ना एजुकेशन पे खर्च कर रही है ना पौवा बांट रही है। यूपी में तो कम से कम ऐसा है कि ना एजुकेशन पे खर्च कर रही है तो पौवा तो बांट रही है कम से कम। वहां तो ना एजुकेशन पे खर्च कर रही है ना पौवा बांट रही है, बड़ी दिक्कत है भाई। कम से कम पौवा तो बांटो। हाँ, प्राइमरी एजुकेशन को फंड जाता है लेकिन प्रॉपर नहीं जा रहा है ना, प्रॉपर तरीके से फंड नहीं जा रहा है। स्कूल में हालत ये है कि एक एक स्कूल में सिर्फ 20 30 40 40 बच्चे पाए जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, है ना। टीचर वहां पर जो है वो, तो आप प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च करके तो नहीं होगा ना कुछ भी, आपको प्राइमरी एजुकेशन की कंडीशन को सुधारना पड़े। आज मतलब बच्चे मारा मारी कर रहे हैं सरकारी प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए क्यों? ये कंडीशन क्यों डेवलप हो रही है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? 100 की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर है, सरकार के ऊपर है।
कि वो ऐसी व्यवस्था कर रही है कि लोग बच्चे मतलब होर मची हुई। किसी स्कूल में आप जाकर अगर ये कह दो कि सर थोड़ी फीस बहुत ज्यादा है आपकी, तो वो कह देंगे तो नाम कटा ले भाई, दूसरे स्कूल में ले जाए। ये हालत है आज। और फिर मजबूरी में आप वहां से नाम भी नहीं कटा सकते। वहां आप स्कूल में जाके ईगो दिखा ही नहीं सकते भाई। आप अगर स्कूल में जाके ईगो दिखाओगे तो आपके बच्चों को पिटने की नौबत आ जाएगी। ये हालत है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हमें इससे थोड़ा सा फिनिश करना है। ये कह रहा है कि शिक्षा से रिलेटेड जो हमने विभिन्न आयोग अपॉइंट किए हैं, जो भी हमने विभिन्न आयोग अपॉइंट किए हैं, ये कह रहा है कि जो हम शिक्षा पर खर्च करते हैं ये अपर्याप्त है ना। आपको शिक्षा पे खर्च को बढ़ाना है। जो कह रहा है कम से कम 6% सकल घरेलू उत्पाद का। देखो, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 6%। हम जीडीपी का कितने परसेंट है? 0.44%। तो आपको जीडीपी के 6% कर रखना पड़ेगा। और इसका क्लियर डाटा होना चाहिए कि केंद्र कितना कर रहा है और राज्य कितना कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? डाटा, वेक डाटा रख रहे हैं अपने पास। दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने, पुराना डाटा है सबको, है ना। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को, ये हमें पता है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं हमने छोड़ दिया या क्या किया। ये कह रहा है कि जब हमने संविधान बनाया था तो हमने नीति निर्देशक तत्व में ये बात लिखी थी, या संविधान सभा में इस बात को डिस्कस भी किया गया था कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर ही बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू करेगी। संविधान लागू होने के 10, देखो क्या है इंपॉर्टेंट, संविधान निर्माण सभा जो थी उसने डिस्कशन में ये कहा कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर ही जो देश के कर्णधार होंगे उनको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू करना चाहिए। लेकिन हमने कब किया? 2009 में, 2002 में, है ना। हमने 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया। एक चीज के अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एनसीईआरटी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, इधर 4 कमिटी का नाम दे दे और इधर दे दे कि आपका कहाँ कहाँ अपॉइंट किया गया है, तो वहां पर ये डाटा आपका काम कर सकता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तापस मजुमदार कमेटी, है ना। कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछते, तापस मजुमदार कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? शिक्षा सुधार से रिलेटेड, है ना। तो इन चीजों को हमें यहां से ध्यान रखना है। फिर बाद में हम सोचेंगे ये क्वेश्चन लाया कहां से यूपीएस से। ये तापस मजुमदार कमेटी ने भी इसी तरह की रिकमेंडेशन दी है कि भाई हमें खर्च को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हमें 6%, 4 से 6, जितनी भी कमिटीज हैं उन सबका यही कहना है कि हमें शिक्षा पर जो खर्च है वो खर्च हमें बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाना भी कितना पड़ेगा? तो वो अमाउंट तो बोल नहीं सकती है कि 1 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, 3 लाख कर दो। वो ये कहती है जीडीपी के परसेंट के रूप में। जीडीपी का कितना परसेंट? 4 से 6% के बीच में आपका होना चाहिए। अब भारत सरकार कई बार कहती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है शिक्षा पर खर्च करने के लिए, है ना। तो वो क्या करती है, यहां पर एक नया टर्म आपको मिलेगा। यहां पर जो नया टर्म है वो है एजुकेशन सेस, शिक्षा उपकर। वो तो हमारे ऊपर उपकार कर रही है ना सरकार, कम पैसे ले रही है हमसे, तो सेस है तो उपकार ही तो है हमारे ऊपर। अगर वो टैक्स होता तो उपकार नहीं होता ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ, जिनको समझ में आ गया होगा वो तो आ ही गया होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो समझा देता हूँ। मैं एक डाटा देता हूँ आपको, अभी डाटा पे काम करेंगे हम। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं? देखो, दो चीजें यहाँ छोटे से फॉर्मेट में हम समझते हैं, आगे आने वाले समय में हम इसे जब हम बजट पढ़ेंगे तो थोड़े से बड़े फॉर्मेट में समझे। नींद में तो नहीं है तो भाई, दो चीज होती है, एक होती है टैक्स, एक होता है सेस। सेस ये होता है कर और ये होता है उपकर।
है ना, इसी उपकर को उपकार लिख दिया गया है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये उपकर है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो इसे एक एग्जाम्पल से आप ऐसे समझो आप, कि सरकार क्या करती है, आपसे क्या करती है, इनकम टैक्स लेती है ना, आपसे इनकम टैक्स लेती है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनसे कॉरपोरेशन टैक्स लेती है, जो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। तो ऐसे समझो कि मान लो आपकी इनकम जो अभी है नहीं, आने वाले समय में मान लो आपकी इनकम हो जाएगी 10 लाख रुपए, 10 पे 5 जीरो डालो, 3 और 2 5, है ना, 10 लाख रुपए आपकी इनकम हो जाएगी। इस 10 लाख इनकम में आप ऐसे समझो कि सरकार कहती है कि अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपए है तो उसे हम 10% इनकम टैक्स लेंगे। ठीक है, सरकार 10% इनकम टैक्स मांग लेती है आपसे, तो 10% इनकम टैक्स लेगी तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 1 लाख रुपए, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आप सरकार को दे देते हो टैक्स के रूप में। ठीक है, अब देखो कि सरकार कहती है, सरकार ने एक प्रावधान लाया, एक प्रोविजन लाया, जिसमें वो कहती है कि आपको जो आपने टैक्स में जो अमाउंट पे किया है, कर के रूप में जो आपने अमाउंट पे किया है, इस अमाउंट के ऊपर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे सरकार कहती है कि हम एजुकेशन सेस लगाते हैं, एजुकेशन सेस जो है हमारा, मान लो कि हम 1% एजुकेशन सेस लगाते हैं, सेस, तो अगर ये 1% एजुकेशन टैक्स होता, अगर आपका 1% एजुकेशन टैक्स होता तो आपको 1,000 रुपया, आपका 10 लाख है ना, 10 लाख अमाउंट, तो 10 लाख अमाउंट में से आप 1% अमाउंट निकाल लो, उस 1% अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो आपको टैक्स के रूप में पैक, ध्यान से समझो इस चीज को, टैक्स आपकी कुल आय पर लगाया जाता है, आपकी कुल आय 100 रुपए है, और सरकार कहेगी इस 100 रुपए में आपको 10% इनकम टैक्स देना है और 1% एजुकेशन टैक्स देना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहले 10 रुपए दे दोगे इनकम टैक्स के रूप में, 10 रुपए आपने दे दिया, फिर 1% इसके रूप में दे दोगे, तो 1 रुपया आप, मतलब 90 का 1% कितना हो गया, कितना बच गया आपका, 100 में से 10 दे दिया आपने तो कितना हो गया, 90। ठीक है, अब 90 जो बच गया हमारे पास, उस 90 में मान लो जो भी है कितना परसेंट, 1% कितनी वैल्यू बन गई, जो भी वैल्यू बन गई, इतना आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अगर टैक्स होता तो डायरेक्टली हमारे इनकम से निकाला जाता, डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन देखो अगर ये सेस है तो टैक्स और सेस में क्या अंतर होता है कि टैक्स तो आपके इनकम से डायरेक्ट लिया जा रहा है, डायरेक्ट उस पर 1% लगाया जा रहा है। सेस में क्या होता है कि जो वैल्यू आपने टैक्स के रूप में दिया है, जो वैल्यू आपने टैक्स के रूप में दिया है, उस वैल्यू पर कर लगाया जाएगा, उस वैल्यू पर कर लगाया जाएगा। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए कर के रूप में दिया है, टैक्स के रूप में दिया है, और कह रहा है कि शेष 1% है, तो 1 लाख रुपए का 1% कितना बन गया, कितना बना 1 लाख का 1%, 1,000। तो आपको 1,01,000 रुपए आपको कर के रूप में टोटल सरकार को देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा टैक्स और सेस। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता दूंगा, ध्यान से समझो। टैक्स हमारे कुल अमाउंट पर लगाया जाता है, कुल जो हमारी आय होती है उस आय पर जो लगाया जाता है वो होता है टैक्स। अगर मान लो कि आपकी 10 लाख इनकम है और आपने 1 लाख रुपए टैक्स के रूप में दे दिया, तो आपके पास कितना बच गया, 9 लाख बच गया। अब अगर सरकार कह रही है कि जो वैल्यू बच गई आपकी उस पर 1% आपको इनकम एजुकेशन टैक्स देना पड़ेगा, तो 9 लाख रुपए का 1% कितना हो गया, 1 लाख का 1% 1,000, तो 9 लाख का कितना हो गया, 9,000, 9,000 हो गया। तो अगर ऐसा होता तो आपको कितना पे करना पड़ता है, 1,09,000 रुपए, जो आपकी आय पर लगाया जा रहा है, आपकी इनकम पर लगाया जा रहा है। टैक्स में आपकी इनकम पर डायरेक्ट लगाया जाता है, और सेस में आपकी जो टैक्स की वैल्यू है उस वैल्यू पे लगाया जाता है। तो क्या हुआ, यहां पर 1 लाख आपने सरकार को टैक्स पे किया, इसका 1% सेस के रूप में होगा, तो 1% सेस में मतलब आप सरकार को कितना दोगे, 1 लाख
1000 रुपए। तो आपके पास कितना बच गया? 9,99,000। 1% सेस का मतलब आपके पास बच गया 9,99,000। और अगर वो 1% टैक्स होता तो आपके पास कितना बच जाता? 9,91,000। ठीक है, यही होता है टैक्स और सेस में अंतर, जो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ओके, क्लियर है? जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है वो सेस, और जो डायरेक्ट आपकी सैलरी से लिया जाता है वो टैक्स। ठीक है ना भाई? चले आगे। तो सरकार ने हमें ये कहा, गवर्नमेंट ने हमें ये कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, एजुकेशन के नाम पे लिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पूरे देश में जो एजुकेशन पे मैं खर्च करूंगा वो पैसे मेरे पास करने के लिए नहीं है, तो मैं उन्हीं लोगों से लूंगा जिसको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैंने आपको जिसको जिसको मैंने सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? आप जो काम कर रहे हो उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रही है? सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो मैं चूंकि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं इसलिए मैं आपसे एजुकेशन सेस दूंगा। ठीक है, कहां चला गया भाई? ये अब यहाँ पर एक डाटा दे रहा हूं मैं, ये डाटा बिल्कुल पुराना हो चुका है। तो एक डाटा है यहाँ पर जो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। मैं एक डाटा देता हूँ आपको, अगर ये खुल गया तो मैं दे दूंगा, नहीं खुला तो नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ ईयर लिख देता हूं मैं, दो। ये है 2004, ये है 2007, और ये 2018 और 19। ठीक है, तो 2004 में सरकार ने ये कहा कि मैं एक सेस लूंगा जो 2% होगा। इसे कहा गया प्राइमरी एजुकेशन के लिए सेस फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, 2004 में सरकार 2% प्राथमिक शिक्षा के लिए सेस कलेक्ट कर रही थी। 2007 में उसने कहा कि मैं 1% और लूंगा सेकेंडरी लेवल के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो 2007 में आ गया कितना आपका? 1%। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन गया हमारा? 3%। 2007 के बाद कितना लिया जाएगा? 3%। 2% प्राइमरी एजुकेशन वाला और 1% सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। लेकिन 2018-19 के बजट में सरकार ने इन दोनों को छोड़ दिया, इन दोनों को खत्म कर दिया, और सरकार ने कहा क्या, अब मैं कितना लूंगा? 4% लूंगा। 4%। इसमें क्या होगा? दोनों चीजें होंगी, एजुकेशन प्लस हेल्थ केयर सेस इसे कहा गया। इसे कहा गया शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर। तो सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर के रूप में 4% सेस कलेक्ट करती है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? 2004 में 2% प्राइमरी एजुकेशन सेस, 2007 में एडिशनल 1% सेकेंडरी एजुकेशन सेस, और 2018-19 में सारे सेस को हटाकर 4% फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेस।